Hello guys, welcome to everyone. My today's topic is various modes of expressing concentration of a solution. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो पहले आपको सॉल्यूशन तो पता होगा कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? इट इज़ एन होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ एन homogeneous mixture of two or more substances। टू और मोर सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हो आप? सॉल्यूशन बोलते हो आप। यानी कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए, ठीक है जी, वहाँ पर अगर आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हो आप, तो फेज़ क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने शुगर को वाटर में मिला दिया। अब शुगर जब पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी तो आपको मीडियम क्या दिखाई देगा? वहाँ पे वाटर ही दिखाई देगा भाई। शुगर के सॉलिड पार्टिकल तो आपको नज़र आएंगे नहीं, तो वहाँ पर बोलेंगे कि वो कैसा है जो होमोजीनियस मिक्सचर हो रहा है, इसी वजह से उसको क्या बोल रहे हो आप? सॉल्यूशन बोल रहे हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल बोलता हूँ तो क्या बोल सकते हो आप? सिंपल वे में अगर हम बात करें तो शुगर सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका जी? सॉल्यूशन का। ये अपने आप में कैसा है जी? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है भाई? क्योंकि इसका फेज कैसा है? हमारा फेज कैसा है? बोलेंगे सिंगल है, ठीक है जी, सिंगल फेज में है। जो आपका जो शुगर है हमारे पास में, वो उसके अंदर नज़र नहीं आ रही है आपको, ठीक है जी। केवल आपको जो वाटर है, वाटर का ही मीडियम आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक फेज़ है हमारा, सिंगल फेज़ है। तो आप इसी वजह से क्या बोल रहे हो आप? वो हमारा कैसा है जी? होमोजीनियस है। दूसरी बात करते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए कि एक तो फेज़ वाली बात हो गई। अब मान लीजिए जो वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व है, जब वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व है तो आप कहीं पर भी चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, या यहाँ पे चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, तो डिग्री ऑफ स्वीटनेस क्या होगी? एक जैसी मिलेगी। डिग्री ऑफ स्वीटनेस, जितना यहाँ पर स्वीटनेस होगी उतनी ही स्वीटनेस क्या होगी आपको? कहीं पे भी चेक करेंगे आपको हर जगह मिलेगी। अब स्वीटनेस से मतलब क्या है कि दो चीज़ों को मिला करके जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो उन दोनों कंपोनेंट का जिससे सॉल्यूशन बन रहा है उनका रेशो हर जगह एक जैसा है, तभी तो हमारे पास स्वीटनेस हर जगह एक जैसी मिल रही है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 8 का रेशो है। शुगर क्या है हमारे पास में? 2 और वाटर क्या है? 8 के रेशो में प्रेजेंट है। तो यही रेशो आपको हर जगह पे मिलेगा देखने के लिए, चाहे आप कहीं पे भी चेक कर लो। तो डिग्री ऑफ स्वीटनेस इसी वजह से आप बोल रहे हो कि भाई हर जगह हमारे पास में क्या है? एक जैसी मिल रही है। तो अपने आप में कैसा है? ये यूनिफॉर्म है मिक्सचर। कैसा है जी? यूनिफॉर्म है, ठीक है जी। हर जगह प्रॉपर्टीज हमारे को एक जैसी देखने को मिल रही है, तभी क्या बोल रहे हो आप? ये क्या हमारा भी सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए, सॉल्यूशन जो होता है इसमें जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हो आप सॉल्यूट। यानी कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो, मान लीजिए दो चीज़ों को मिला करके आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, तो उस कंडीशन में जो चीज़ लेस अमाउंट में होगी वही क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा। तो अगर हम बोलें तो आप क्या बोल सकते हो? ए सब्सटेंस which is present in a less amount, a substance which is present in less amount, ठीक है जी, in a solution is called, इसी को क्या बोलते हैं भाई? हम सॉल्यूट बोलते हैं। अब जैसे अब आप शुगर और वाटर की बात कर रहे हो, तो वाटर क्या है? वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है, एक्सेस क्वांटिटी है उसकी, और शुगर की क्वांटिटी क्या है? वहाँ पे लेस है। तो जो चीज़ आपकी लेस अमाउंट में होती है वही क्या होता है? हमारा सॉल्यूट होता है। या न्यूमेरिकल रीड करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो बोलता है भाई ए सब्सटेंस इज डिजोल्व, जिसे डिजोल्व कराने की बात करेगा वही ऑलवेज क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जिस मीडियम में उसे डालेगा वो मीडियम ही क्या कहलाता है? हमेशा सॉल्वेंट कहलाता है। तो न्यूमेरिकल में भी अगर पहचान करनी है कि भाई सॉल्यूट है कौन सा है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को रीड करो, आपको बोलेगा ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इसको हम डिजोल्व करा रहे हैं किसी भी मीडियम के अंदर। तो जिस चीज़ को डिजोल्व कराने की बात करेगा
वही क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्वांटिटी वाइज उसकी पहचान करना चाहेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, सॉल्यूट की लेस होगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो चीज़ लेस अमाउंट में होती है वही क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है जी। अब जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। आप बोलोगे ए सब्सटेंस which is present in excess amount in a solution। जो सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। या इसकी लैंग्वेज को अगर हम चेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए मीडियम इन विच डिसॉल्यूशन टेक प्लेस। जिस मीडियम में डिसॉल्यूशन होता है किसी भी सब्सटेंस का वही मीडियम क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। अब आपने देखा था शुगर का डिसॉल्यूशन हो रहा था किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्वांटिटी वाइज भी देखें तो वाटर का अमाउंट क्या है, हमारा एक्सेस अमाउंट में वाटर वहाँ प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो आपका जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है या जिस मीडियम में डिसॉल्यूशन होता है वो तो होता है जी सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में होता है और जिसे डिसॉल्व कराते हैं वो हमारा क्या कहलाता है जी, सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है जी। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तो कई हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक होता है, यानी कि जिस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कराते हो वो तो आपका सिंगल होता है और उसके अंदर जो ऊपर से ऐड कर रहे होते हैं वो सॉल्यूट एक से अधिक भी हो सकते हैं। भाई एक पर्टिकुलर सॉल्यूट भी हो सकता है या उसके साथ और भी सॉल्यूट मिक्स किए हो सकते हैं। तो यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर दो चीज़ों को मिला करके आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाता है जी, कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ज़्यादातर हमारी जो डीलिंग होगी वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में बाइनरी को लेकर के होगी। अब अगर लेकिन तीन चीज़ों को आपस में मिक्स किया हुआ है तो बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन है, चार चीज़ों को आपस में मिक्स किया हुआ है बोलेंगे क्वाटनरी सॉल्यूशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम सॉल्यूशन की अलग अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स 2 कंपोनेंट्स, टर्नरी सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट, क्वाटनरी सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स 4 कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। लेकिन हमारे को जो मेनली जो आपने कंसिडर करना है वो बाइनरी को लेकर के चलना है, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बाइनरी पे बेस्ड होता है ज़्यादातर केसेस में। तो ये तो बात हो गई आपके पास में डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, कई बार आप देखते हो कि भाई सॉल्यूशन को बोल देते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल में आप पढ़ोगे, आप रीड करने को मिलेगा आपको कि सॉल्यूशन कैसा है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन किसे बोलते हैं भाई, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। अगर वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है जी, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, उसी को बोलते हैं भाई एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास में वाटर के अलावा सॉल्वेंट में कुछ और दिया हो, जैसे बेंजीन हो, ईथर हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, क्लोरोफॉर्म हो, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह दे रखे हो, तो वो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उसे भाई, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दैट। तो आप बोलेंगे वो हमारे कौन सा सॉल्यूशन है भाई, वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन मे बी एक्वस और नॉन एक्वस। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि जैसे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास में कौन कौन से वेज हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर जो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि भाई मास परसेंटेज या फिर W/W करके आपको दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द amount of solute in grams dissolved in आप बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं भी मास परसेंटेज की बात करता है एग्जामिनर तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि
मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो किस में लेके चलेंगे हम, ग्राम्स में, और सॉल्यूशन का अमाउंट किस में लेके चलेंगे, बोलेंगे वो 100 ग्राम हम कंसिडर करते हुए चलेंगे जी। ठीक है जी, मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ यही बात। अगर आपको बोलते हैं फिर 10% बाय मास बोल रहा है, 10% बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हो गया, इतनी सी बात का मतलब क्या निकल रहा है, हमारी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब हो गया इट मीन्स जैसे मैंने बोला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, तो 10% मतलब ये हमारा क्या है जी, सॉल्यूट का अमाउंट है। परसेंटेज ऑलवेज सॉल्यूट के लिए दे रखी होती है। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इज डिजॉल्व्ड इन क्या बोलेंगे भैया हम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं उसे हम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करा रहे हैं जी। ये मतलब निकलता है इतनी सी बात का। ठीक है जी, परसेंटेज बाय मास जहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं तो परसेंटेज की वैल्यू ऑलवेज सॉल्यूट के लिए होती है, जिसे हम ग्राम में कंसिडर करेंगे। जैसे 10% मतलब 10 ग्राम ले लिया हमने, अब किस में डिजोल्व कराते हुए बोलेंगे भाई हम, ये पहला W हो गया सॉल्यूट के लिए, ये जो नीचे आपका बाय W किया हुआ है ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। ये W आपका फिक्स हो गया, ये ऑलवेज क्या होगा 100 ग्राम बोलेंगे हम। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ये वाले W मतलब जो भी परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है, ठीक है जी, परसेंटेज जो भी गिवन है किसके लिए है, ये परसेंटेज गिवन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, ये जो वैल्यू होती है यानी कि परसेंटेज गिवन जो होती है सॉल्यूट की, वो वाली वैल्यू W जो आपने बोला है कि यहाँ पर जैसे 10 ग्राम बोला हुआ है, तो इसका मतलब परसेंटेज गिवन ऑफ सॉल्यूट, मैंने क्या बोला है, परसेंटेज गिवन ऑफ सॉल्यूट क्या है 10%, उसी को किसकी फॉर्म में लेंगे, W की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये वाला W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली बात हो गई आपकी। अब जैसे देखिए कई बार हमारे को ये तो परसेंटेज बाय मास की वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी है, लेकिन कई बार हमें परसेंटेज बाय मास हमें निकालना पड़ता है। तो उस कंडीशन में वो कैसे निकालते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात को समझते हैं। देखिए अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई H2 है, इसमें आपको बोल रहे हैं कि भाई मास परसेंटेज बताइए, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना है हमारे को, एग्जाम्पल के तौर पे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताइए। तो परसेंटेज बाय मास निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है, एक को A बोल देता हूँ और दूसरे को मैं B बोल देता हूँ, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, A एंड B। तो मासिस की बात करेंगे, तो A वाले का क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम, A वाले का क्या हो जाएगा बोलेंगे तो WA, और B वाले का मास हमने बोल दिया ये हमारा क्या है जी, WB है। यानी A वाले का मास क्या हो गया बोलेंगे WA, B वाले का मास क्या हो गया बोलेंगे WB है। अब परसेंटेज बाय मास बना बताना है हमारे को। तो अगर मान लीजिए हम A वाले का निकालना चाहते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है, A वाले कंपोनेंट का, कंपोनेंट A का हमें मास परसेंटेज बतानी है जी हमारे को। ठीक है जी, मास परसेंटेज बतानी है। तब आपका जिसके लिए बतानी है उसका मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन में व्हाट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए क्या करते हो आप, इंटू 100, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं जी, इंटू 100। अब आप देखिए जैसे मैं A वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे A वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट A का सिंबल क्या दिया हुआ है मैंने, WA, क्या दिया हुआ है जी, WA। टोटल मास कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके, WA प्लस में WB। परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप, इंटू 100। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है जी, अगर आपको कहीं परसेंटेज बाय मास निकालनी है और मासिस आपको पता हो तो, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आप। ऐसे ही अगर आपसे बोलते हैं, देखिए मास परसेंटेज ऑफ B निकालना है, तो एक तरीका तो यही हो गया, क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट B
अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। एक तो यही तरीका हो गया। इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या बन जाएगा बोलेंगे तो भाई WB अपॉन में WA प्लस में WB इंटू 100। तो इससे क्या निकल रही है वैल्यू बोलो हमारी, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B। ठीक है जी। देखिए एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा आपको, अगर एक की परसेंटेज हमें पता चल जाए तो आप जैसे मान लीजिए इसकी परसेंटेज ए वाले की मान लीजिए 40% आ गई, अब बी वाले की बतानी है तो टोटल सॉल्यूशन 100% का ही तो होता है। अगर एक की परसेंटेज हमें पता हो तो दूसरे की हम 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। फिर इतनी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसको मैं और करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई, देखिए मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो पहले वाली परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ व्हाट कंपोनेंट ए। जो ए की परसेंटेज आई है, लेट अस सपोज जो 40 आ गई है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगी दूसरे वाले की। तो अगर आपकी एक परसेंटेज हमें पता है कंपोनेंट की तो दूसरे वाले की 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कि अगर आपके पास में मासेस दे रखे हो और उनकी मास परसेंटेज बतानी हो। ठीक है जी। अगर मास परसेंटेज दे रखी है उनके मासेस बताने हैं तो वो तरीका मैंने आपको बताया ही, अभी 10% का एग्जाम्पल लिया था। तो दोनों ही बातें आप यहाँ पर बता सकते हो एग्जामिनर को, जो भी आपसे वो डिस्कस करना चाहता है। अब देखिए, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ वापस। वाटर है, वाटर में बोल रहा हूँ कि मास परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, अब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अपॉन में टोटल मास ऑफ H2O जो बन रहा है हमारा। ठीक है जी। टोटल मास ऑफ, आप ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी। टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब आपका क्या है, अब आप देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलिए, एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर कितना होता है अभी 16 AMU। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, अब वाटर का कितना हो जाएगा 16 इसका होता है और वाटर का यानी कि हाइड्रोजन का H2 है तो क्या हो जाएगा 2 यानी कि 18। ठीक है जी। अब इनटू क्या कर दोगे आप 100, यहाँ फॉर्मूले में पहले डाल देते हैं, यहाँ पे इनटू में क्या कर देना आप 100, क्योंकि हमें क्या बतानी है, परसेंटेज बतानी है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि जिसके लिए निकाल रहे हो आप उसका मास अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपकी मास परसेंटेज की वैल्यू निकल जाती है। कर लोगे आप कैलकुलेशन वगैरह। तो अगर आपसे बोलते हैं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो हाइड्रोजन का कितना हो गया बोलेंगे तो H2 का 2 हो गया, अपॉन में टोटल कितना हो गया 18 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। ठीक है जी। आगे बात समझ में सभी को कि मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या जी, फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बात समझाई मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट के केस में, किसी भी कंपोनेंट के केस में। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए HCl के लिए बात कर रहे हैं आपसे, HCl का टोटल कितना हो जाएगा मास 1 प्लस में 35.5 यानी कि 36.5। अगर आपको बोलते हैं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टोटल कितना है 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको बोलते हैं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ Cl बताना है तो क्या हो जाएगा 35.5 अपॉन में 36.5 इंटू 100। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी कंपाउंड के केस में उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बन रहा है, अगर उनमें किसी भी कंपोनेंट के लिए आपको मास परसेंटेज निकालनी है
तो जिसके लिए निकालना चाहते हो उसका मास अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो अब और एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा सेकंड मेथड में लेता हूँ आपके लिए, वो है जी हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए मोल फ्रैक्शन का सिंबल मैंने जैसे एक्स से दे दिया। एक्चुअली में ये क्या होता है, देखो इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution। यानी ये क्या होता है, आपका रेशियो होता है किसका, जिसके लिए निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स का अपॉन में टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का, या टोटल कंपोनेंट जितने भी हैं उनके टोटल जो सम जो बनेगा उनका टोटल सम लेंगे तो यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स और जिस कंपोनेंट के लिए आप निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन, उन दोनों के का रेशो जो होता है वो क्या देता है आपको, मोल फ्रैक्शन देता है। तो बात को समझते हैं थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका फॉर्मूला बना के बताता हूँ आपको फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, आपके पास में 2 कंपोनेंट्स हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हमारे पास में 2 है, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, ठीक है जी। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, N1 है। सेकंड कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2 है। भाई कंपोनेंट्स हमारे पास में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कंपोनेंट ले लिए मैंने। नंबर ऑफ मोल्स, पहले कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने सिंबल दिया हुआ है N1 से। सेकंड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है N2 से। अब देखिए, अब अगर हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट फर्स्ट का, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, एक्स से हमने मोल फ्रैक्शन को सिंबल दिया था, फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं मतलब x1। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी भाई, जिसके लिए निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसी एंड अगर मैं x2 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे इसको नोट करना है आपने कि अगर हम चाहे वो कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, यहाँ तो हमने 2 ही ले रखे हैं, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं कंपोनेंट, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को निकालने के बाद अगर उनको प्लस करेंगे तो उनका जो सम होता है वो यूनिटी के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। यानी मैं अगर बोलूँ कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1। x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, 1। तो अगर मैं x2, मुझे x1 निकाल लिया मैंने, मान लीजिए मुझे x2 बताना है, तो क्या हो सकता है बोलेंगे तो हम 1 माइनस x1। x2 को क्या लिख सकते हैं बोलिए हम, 1 माइनस x1, ठीक है जी। सो डैट हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा x2 क्या हो सकता है, 1 माइनस x1। अगर मैंने x1 निकाल लिया है तो इसका मतलब x2 के लिए मैं फॉर्मूला 1 माइनस x1 भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ जी, 1 माइनस x1 भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं एज ए फॉर्मूला। आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बात। ये तो मैंने फॉर्मूले समझाया आपको कि भाई फॉर्मूला ये है जी। और हाँ एक चीज़ और, आपने मोल कंसेप्ट में मैंने मोल के बारे में बताया था, एन बताया था, आप इसको W अपॉन में M लिख सकते हो आप, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास या फिर एटॉमिक मास कह सकते हो आप। अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपनी बात को समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास में बोल रहा है कि 25 ग्राम ऑफ इथेनॉल है,
25 ग्राम ऑफ इथेनॉल है इन, आपको बोल रहे हैं मान लीजिए हमारे पास में 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम ऑफ वाटर, आपको बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब आप अपने वही मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करनी है हमारे को। इधर देखिए अब, तो मुझे क्या बोलना है, एक्स ऑफ इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ इथेनॉल, एन ऑफ इथेनॉल प्लस एन ऑफ वाटर, यही तो हो गया ना। देखिए भाई, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब एन कैसे निकलता है, आपको मालूम है डब्ल्यू अपॉन एम। इथेनॉल का डब्ल्यू क्या है बोलिए, 25 ग्राम, तो डब्ल्यू हो गया ये 25, डब्ल्यू अपॉन एम कर रहे हैं, एन यानी डब्ल्यू अपॉन एम। अब हमें एम चाहिए, तो इथेनॉल का एम कैसे निकलेगा बोलिए। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। यहाँ से इसका एम बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 3 3 हो गया, प्लस कार्बन देख लीजिए 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 हो गया, यहाँ पे 16 + 1, टोटल करेंगे 46 आ जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। तो यानी कि इसका एम कितना हो गया 46। तो ये देखा आपने 25/46 हो गया। एन ऑफ इथेनॉल सेम हो गया 25 अपॉन में 46, ठीक है जी, प्लस अब एन ऑफ वाटर, एन यानी डब्ल्यू अपॉन एम, तो डब्ल्यू कितना है आपका 150 अपॉन में एम यानी मोलिकुलर मास। तो जैसे आपने इथेनॉल का निकाला हुआ है ऐसे ही वाटर का भी बता सकते हो आप, 2 + 16 यानी हो रहा है 18 ग्राम पर मोल। तो आपने देखा इस तरीके से 150/18 कर देंगे आप। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आप एक्स ऑफ इथेनॉल की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ जाएगी, ठीक है जी, कर लोगे ना आप। अगर मान लीजिए एक्स ऑफ इथेनॉल निकल गया है और वाटर का भी आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, तो इथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 में से अगर हम इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को माइनस कर दें तो वाटर का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है कि भाई दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो उस कंडीशन में एक का निकाल लो, दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लो आप, तो इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा जी। तो मैं समझता हूँ मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई कंपोनेंट गिवन है तो उनका मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है। तो आप देखिए, ये तो बात हो गई आपकी मोल फ्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है, वो है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल हो गया हमारा कैपिटल एम। एम का मतलब समझते हो आप, मोलर। एम का क्या मतलब होता है, मोलर। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाती है देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन, आप बोलेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो मोलैरिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, ऑलवेज सेकंड कंपोनेंट होता है। पहले सॉल्वेंट होता है किसी भी कंटेनर में, उसके ऊपर से सॉल्यूट डालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने लगा दिया n, सेकंड कंपोनेंट है तो मैंने सिंबल दे दिया n2। यहाँ पे n2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि VL। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब n क्या होता है, W अपॉन m, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ m = में बाई W2 अपॉन में M2, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको और सिंप्लीफाई करें
तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू में W2 अपॉन में M2 इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, W2 अपॉन में M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लीजिए हमारे पास में कि वॉल्यूम लीटर में नहीं दे रखा, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। इधर देखिए W2 अपॉन M2 वॉल्यूम दिया हुआ है इन सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो हमें तो लीटर में चेंज करना है। तो आपका लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो लीटर बदलने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड कर दोगे ये सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू, तो हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, फिर लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि वही 1000 ऊपर ले गया, देख लो मैं डिवाइडिंग बाय 1000 किया हुआ, वही 1000 ऊपर चला गया। तो यानी अब आपको अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है, तो वहाँ पे हमें लीटर में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ये देखो मैंने ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस फॉर्मेट में अगर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो अब आपका ऑलरेडी यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट है, क्या जी, वॉल्यूम। तो सेंटीमीटर क्यूब या ml में वैल्यू दे रखी होगी तो वो एज इट इज़ यहाँ पे उठा के आप रख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी निकालने की बात हो गई। W2 क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट का मास है, M2 क्या हो गया, उसी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है, उसी सॉल्यूट का क्या है हमारे पास में, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। अब आप देखिए, मान लीजिए अब आपको बोलते हैं 1.5 ग्राम हो, 1.5 ग्राम हो। अब यही आपका इथेनॉल है। इन आपको बोल रहे हैं मान लीजिए 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बोलते हैं भाई मोलैरिटी निकालो सॉल्यूशन की। तो आप देख लो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, m इक्वल टू में W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो W2 क्या हो गया बोलेंगे तो 1.5 इंटू में 1000। M2 अभी हमने इथेनॉल का M2 निकाला था, मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 46। अब ये देखो इंटू में 500 कर लेना आप इसे सॉल्व, आंसर किस में आएगा, मोलर में आएगा। यहाँ वैल्यू निकाल के रख लेना आप जो भी आएगी इसकी। तो मेरा मतलब था कि भाई फॉर्मूला आपको भाई क्लियर करना। तो देखिए आप फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी के फॉर्मूले को किस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्मेट में भी यूज़ करते हैं, मैं वो भी फॉर्मेट आपको क्लियर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि ना सॉल्यूट परसेंटेज में गिवन होता है, तो परसेंटेज के टर्म में भी इसका एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तब आप इसके लिए आप नोट कर लेंगे अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म ये भी फॉर्म हमारी यूज होती है न्यूमेरिकल के अंदर। कैसे, देखिए इधर देखिए आप, मोलैरिटी इक्वल टू होता है हमारा परसेंटेज इंटू में 10 इंटू में डेंसिटी, जिसे आप D बोलते हो आप, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कई बार क्या होता है सॉल्यूट आपको परसेंटेज में गिवन होता है, सॉल्यूट आपको परसेंटेज में गिवन होती है, उसकी वैल्यू मास परसेंटेज दे रखी होती है। और परसेंटेज का केस होगा तो डेंसिटी ज़रूर दे रखी होगी वहाँ पे, तो उस डेंसिटी की हेल्प से आप आसानी से मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब मान लीजिए हमारे पास में क्या बोल रहे हैं 69% बाय मास ऑफ HNO3, 69% बाय मास ऑफ HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। ठीक है जी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब गिवन डेट में जैसे मैंने बताया आपको डेंसिटी दे रखी है, गिवन डेट में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है जी, इज
1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है आपको सॉल्यूशन की, क्योंकि बिना डेंसिटी के ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा बोलेंगे तो, परसेंटेज कितनी है बोलिए आपकी 69, इनटू में 10, इनटू में डेंसिटी 1.202, अपॉन में मोलर मास सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे HNO3 तो है, अगर HNO3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 14 प्लस 16 इंटू में 3, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी मोलैरिटी निकल करके आ जाएगी, मोलर में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। आप निकाल लेना जो भी आ रहा है। तो मतलब फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब एक तो ये वाला फॉर्मूला भी मोलैरिटी में आपका यूज होता है। एक फॉर्मूला मैं और बताने जा रहा हूँ आपको, मोलैरिटी इक्वेशन, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं पे हमारे को। तो आप देखिए मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन मैं आपसे बात कर रहा हूँ M1V1 इक्वल टू में M2V2, ठीक है जी। M1V1 इक्वल टू में M2V2, क्लियर है। अब आपका देखिए इस फॉर्मूले पे भी एक न्यूमेरिकल मैं नोट करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा आपको इससे। देखिए आपके पास में ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम आपको बोल रहे हैं 30 ml, वॉल्यूम 30 ml, ठीक है जी, एंड हैविंग मोलैरिटी 0.5 मोलर when solution is diluted to 500 ml, then calculate the molarity of the solution। ध्यान से समझिए आप, आपको बोल रहे हैं कि भाई शुरू में वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का इनिशियल बता रहा है आपको 30 ml, तो V1 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 ml। उस कंडीशन में इस वॉल्यूम के लिए मोलर यानी कि मोलैरिटी कितनी दे रखी थी M1 यानी कि फर्स्ट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन भाई 0.5 मोलर। बोल रहा है कि फिर हमने डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी V2 कितना कर दिया हमने 500 ml। आपको बोल रहा है अब मोलैरिटी कितनी होगी ये बताइए, तो बिल्कुल आसान है। तो M2 इक्वल टू क्या हो गया बोलेंगे तो हम भाई M1 V1 अपॉन में V2। तो M1 कितना आपका बोलेंगे तो हम 0.5, 30 हो गया अपॉन में 500। तो आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ पे मोलर में जो भी आएगी वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लेना आप। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी इक्वेशन को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी आपकी कि भाई मोलैरिटी की, भाई मोलैरिटी होती क्या है, कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में जब एक्सप्रेस करना हो तो ये हमारे पास में इसका तरीका हो गया जी, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट है मोलैलिटी की। मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। स्मॉल m का क्या मतलब होता है मोलल। तो आप देखिए क्या इसकी स्टेटमेंट कहती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1000 ग्राम और
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो आप देखिए मोलैलिटी यानी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या सिंबल था N2, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट मास के लिए W हो गया, सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो 1 हो गया। अब किस में लेना है, केजी में, तो इन केजी। ये हो गई बात जी आपकी। इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये N2 क्या लिख सकते हो बोलिए अब आप, W2 अपॉन M2, ये हो जाएगा W1 इन केजी। ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूँ इसको m इक्वल टू में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको भी, W2 अपॉन में M2 N2 में W1 इन केजी। कई बार न्यूमेरिकल में ग्राम में वैल्यू दे रखी होती है, ग्राम में वैल्यू दे रखी होती है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, बोलो उसे केजी में कन्वर्ट करना होता है। W1 की बात कर रहा हूँ आपसे, किसमें जी, इन ग्राम्स। तो आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही 1000 ये ऊपर चला गया, देख लो आप। तो फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब है ये भी आपका फॉर्मूला आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, और जो नीचे मैंने तरीका दिखाया हुआ है इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो आप। ये हो गया जी। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मूला और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम of NaOH is dissolved in 4 ग्राम of NaOH is dissolved in, आप कह सकते हो भाई 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी। आपको बोल रहे हैं मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जब 4 ग्राम NaOH को 450 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करा रहे हैं, तो यानी M W2 ग्राम की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। 2 में 1000 अपॉन M2 इंटू में W1 इन ग्राम्स, भाई यही तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा भाई, ग्राम्स। ठीक है जी। आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए, बोलो हम W2 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम बोल रहा है, देखो 4 ग्राम NaOH को डाल रहा है, तो W2 तो क्या हो गया 4 इंटू में 1000। M2 क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे आपके पास में, NaOH है। NaOH का मोलिकुलर मास बना लो आप, 23 होता है सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ जाएगा जी, 40 ग्राम पर मोल। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलेंगे तो आप 40। W1 ग्राम 250 बोल रहा है आपको जी, तो 250 रख दिया आपने। तो इस तरीके से आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ जाती है, नोट डाउन कर लीजिए आप।